हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो नई जोड़ी गई हैं, अर्थात जो धाराएं आईपीसी में नहीं थी या हम कह सकते हैं जो क्राइम आईपीसी में नहीं थे या कुछ ऐसी डेफिनेशन जो आईपीसी में नहीं थी वो कौन कौन सी हैं, उन सारी सेक्शंस को एक वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश की गई है। तो इस एक वीडियो में आपको सारी सेक्शन मिलेंगी जो कि बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में नई जोड़ी गई हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन क्लॉज की। तो डेफिनेशन क्लॉज में एक डेफिनेशन है बालक की, ठीक है। ये आईपीसी में नहीं था। अब यहां पर बालक को डिफाइन किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, कि अर्थात अगर 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, तो वो बालक की डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा। अगर कहीं पर बालक लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये निकाला जाएगा कि वे 18 वर्ष से कम है और कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, अर्थात उसके अंदर बालिका भी हो सकती है, बालक भी हो सकता है, मेल भी हो सकती है, फीमेल, मतलब ये जेंडर पे डिपेंड नहीं करेगा। बालक का मतलब कोई व्यक्ति होगा जो 18 वर्ष से कम आयु का होगा। सिर्फ इसमें एज के बारे में बात की गई है, जेंडर जो है वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 48, भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें या इसका जो प्रोविजन है उसको जानने की कोशिश करें तो इसमें प्रोविजन है कि वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए, ठीक है। ये प्रोविजन पहले नहीं था, ये अभी जोड़ा गया है, जिसमें एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है कि के एक्स देश में खे को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है, के हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। आपको ध्यान हो, अगर जो मैं आपको इसमें एग्जाम्पल देता हूं कि जब भारत पर एक अटैक हुआ था ताज होटल पर, तो वहां पर उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे वो पाकिस्तान से मिल रहे थे उनको इंस्ट्रक्शंस। तो कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर है और भारत में किसी भी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वो अपराध घोषित किया जाएगा। तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इसके लिए, क्योंकि उसमें यही था कि जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे वो बाहर से मिल रहे थे और जो भी वो टेररिस्ट थे वो इंडिया में अटैक कर रहे थे, ठीक है। इस तरह से अगर कोई भी किसी और भी क्राइम के लिए किसी को प्रोवोक करता है जो भारत से बाहर है, जैसे किसी भी बाहर की कंट्रीज में वो है और इंडिया में किसी क्राइम को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वो उस तरह के जो एक्ट हैं वो क्रिमिनल कैटेगरी में आएंगे सेक्शन 48 में। नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 69, प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन, अर्थात कोई प्रवंचनापूर्ण साधन में यह होता है कि कोई किसी को कुछ झूठ बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है या कोई बात छुपा रहा है, इस तरह के साधनों का इस्तेमाल करके अगर कोई किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत जो है अपराध माना जाएगा। अगर हम इसके प्रोविजन को देखते हैं तो है कि जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है या फिजिकल रिलेशन बनाता है, तब ऐसा जो फिजिकल रिलेशन है और इस कंडीशन में वो बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आता तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो 10 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने के लिए भी दंडनीय होगा, ठीक है। अब इसमें जो प्रवंचनापूर्ण साधन है ये डिपेंड करेगा केस के फैक्ट पर। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको इन्होंने बता दिया है, क्या जैसे नियोजन अपना वो योजना बनाता है या कोई प्रोन्नति मतलब उसको प्रमोशन की बात करके वो उसके साथ रिलेशन बनाता है या पहचान छिपाकर वो रिलेशन करता है या विवाह करने के लिए उसको बोलता है या कोई भी मिथ्या वचन कहता है, कोई झूठ बोलता है उसके साथ, उसको प्रोवोक करता है इस तरह की चीजें के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब की सब प्रवंचनापूर्ण साधनों में आती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 73, अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना, अर्थात बिना परमिशन लिए कोर्ट की कोई बात किसी को, अगर कोई किसी केस के कुछ चीजें हैं उनको वो पब्लिश करता है, उनका मुद्रण करता है, उनको छापता है या उनका प्रकाशन करता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 73 के अंतर्गत जो है वो दंडनीय होगा। ये पनिशमेंट वगैरह दे रखा है कि बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जो हमने एक ही वीडियो में सारी को डिटेल में लेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, इजिली आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 86, क्रूरता।
क्रूरता की परिभाषा सेक्शन 86 में दी गई है। पहले आईपीसी में कहीं पर भी क्रूरता को डिफाइन नहीं किया गया था और ये बार बार ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आता था कि वो क्रूअल्टी किसको माने। ठीक है, तो इन्होंने उसको यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है। यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है कि धारा 85 के प्रयोजनों के लिए, धारा 86 है जनरली, इसकी जो प्रोविजन है वो कौन कौन से, जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की, या उस महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य, चाहे जो मानसिक हो, स्वास्थ्य मतलब कैसा भी हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, या गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है, अगर ये परिस्थितियां बन रही हैं। या इसके अलावा क्या है दूसरा पॉइंट, किसी महिला को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से, या उसके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जाता है। स्पेशली बात की जा रही है कि अगर कोई दहेज वहेज के लिए मांग करता है या कोई काम करने के लिए उसको क्रूअल्टी उसके इस्तेमाल करता है, तो ये उसके बारे में यहाँ डिफाइन किया गया, आईपीसी में कहीं डिफाइन नहीं था। नेक्स्ट प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है सेक्शन 95, अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। आपने सेक्शन 82 और 83 पढ़ा होगा कि अगर 7 वर्ष तक का कोई बालक है, वो कोई अपराध करता है कोई, तो वो अपराध नहीं माना जाता। कोई ऐसा कार्य करता है जो अपराध हो लेकिन वो अपराध नहीं माना जाता अगर 7 वर्ष से कम है। और सेक्शन 83 कहती है कि भाई अगर, ये मैं आईपीसी की सेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें क्या क्या प्रोविजन थे कि अगर किसी बालक की आयु 7 वर्ष से अधिक है और 12 वर्ष से कम है तो उसकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता था कि उसको पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ ये कह रहा है कि अगर कोई बालक को कोई अपराध करने के लिए वो किराए पर ले लेता है, भाड़े पे ले लेता है, या उसको वो अपॉइंट करता है कि तुम्हें ये क्राइम करना है, ठीक है, अपॉइंट करता है, वो उसको प्लानिंग में उसको इन्वॉल्व करता है। अगर कोई व्यक्ति बालक को, बालक का मतलब यहाँ पर वही होगा जो अभी सेक्शन 2 की क्लॉज 3 में बालक बताया गया जो 18 वर्ष से कम होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो वो सेक्शन 95 के अंतर्गत जो है दंडनीय होगा। और इसमें इन्होंने स्पेशलीकरण में इसको दे दिया है कि भाई कोई भी क्या हो सकता है कि लैंगिक शोषण हो सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हम जिसको बोलते हैं, या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना या नियोजन करना, नियुक्त करना, उपयोग करना, ये सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 103, हत्या के लिए दंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आपको आने वाले कई एग्जाम में ये सेक्शन आपको पढ़ने के लिए मिलेगी और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। कुछ टाइम पहले, पिछले कुछ सालों में एक नया क्राइम उभर कर आया था, मॉब लिंचिंग हम जिसको बोलते थे, कि एक ग्रुप इकट्ठा हुआ, एक समूह इकट्ठा और उन्होंने किसी एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्ति को मार दिया। ठीक है, तो इसको इन्होंने यहाँ डिफाइन किया या इंक्लूड किया है, पहले ये प्रोविजन आईपीसी में नहीं था। अब इन्होंने ये सेक्शन 103 की क्लोज 2 में इसको रखा है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार मतलब इसी तरह के किसी अन्य आधार पर हत्या कारित करते हैं, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ये सेक्शन 103 के क्लोज 2 में है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ये जरूर आने वाले टाइम में क्वेश्चंस आपको प्री एग्जाम्स में मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 111, संगठित अपराध। देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक ग्रुप मिलाकर जो है अपराध करते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और एक गिरोह होता है, आपने पहले सुने होंगे कि भाई ये गिरोह है, ये ग्रुप है, तो उस तरह की चीजों को इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया। काफी बड़ी सेक्शन इन्होंने ये बनाई है, तो हम पूरी तो इसको नहीं कर सकते। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए एक संगठित अपराध के लिए एक अलग से आपको एक वीडियो बना दी जाएगी जिसमें पूरी डिटेल में ये होगा। तो सेक्शन 111 भी इसमें ऐड की गई है, काफी बड़ी सेक्शन है, इसमें कई क्लॉज हैं, कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह है, सब कुछ वो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस पर डिटेल वीडियो बने तो हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को हम बहुत ज्यादा लंबे नहीं खींचना चाहते हैं। देखिए ये संगठित अपराध की ही एक सेक्शन है, सेक्शन जो इसमें क्या है, सेक्शन 112 बीएनएस की जो सेक्शन 112 है, इसमें क्या किया गया कि छोटे संगठित अपराध जो हैं, जो छोटे संगठित अपराध है उनको इसमें इन्होंने किया है कि अगर कुछ समूह या कोई टोली के सदस्य होते हुए या एकल रूप से उस तरह के कोई काम करते हैं तो वो इन्होंने छोटे संगठित अपराध में इन्होंने इसको लिया है, वो इसमें डिफाइन है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें 1 साल तक का पनिशमेंट है जो 7 साल तक का हो सकता है। इसके साथ साथ नए एक और सेक्शन ऐड की गई है, आतंकवादी कृत्य। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि बार बार ये बात की जाती थी कि भाई आतंकवादी कृत्य कहेंगे किसे, क्या ऐसा एक्ट होगा जिसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी कहेंगे।
तो सेक्शन 113 बीएनएस की सेक्शन 113 में आतंकवादी कृत्य को डिफाइन किया गया है, उसका पनिशमेंट वगैरह बताया गया है, सारी परिस्थितियां बताई गई कि कौन से ऐसे कृत्य होंगे, कौन से ऐसे एक्ट होंगे जो टेररिस्ट एक्ट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप पढ़िए जरूर, क्योंकि बीएनएस की, क्योंकि अब कोई भी एग्जाम होगा वहां बीएनएस आएगी, और बीएनएस में जो नई सेक्शन जोड़ी गई है उनको खासतौर पर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहेंगी। काफी डिटेल में इन्होंने इसको बताया है, आतंकवादी कृत्य कौन कौन से होंगे और उसका पनिशमेंट वगैरह, इसमें सारी चीजें हैं, तो इनको जरूर पढ़ें। इसके साथ ही साथ जो नई सेक्शन है वो 117 में एक जो क्लोज थर्ड है उसको जोड़ा गया है। पहले आपने पढ़ा होगा कि स्वेच्छा उपपत्ति और स्वेच्छा घोरोपति, 117 में इन्होंने 117 का जो थर्ड क्लोज है ये इन्होंने नया जोड़ा है, पहले ये आईपीसी में नहीं था, ये इन्होंने अभी जोड़ा है। ठीक है, कि अगर कोई इस तरह के करता है कि ऐसे कार्य करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करता है जो उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित करता है, स्थायी दिव्यांगता कारित करता है या लगातार विकृतशील दशा में डाल देता है, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय होगा जो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति के प्राकृत जीवन की शेष अवधि का कारावास अभिप्रेत है। मतलब आजीवन कारावास को इन्होंने बता दिया कि आजीवन कारावास कौन सा माना जाएगा, जो बची हुई लाइफ है उसकी वो सारी वो अपना कारावास में बिताएगा, या उसको कम 10 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा। अगर वो ऐसी कैसी उपपत्ति कार्य करता है, घोर उपपत्ति, और वो घोर उपपत्ति कैसी होगी, जो उसको स्थायी दिव्यांगता दे दे। स्थायी दिव्यांगता मतलब वो उसको विकलांग कर देता है स्थायी रूप से, या विकृतशील दशा में डाल देता है, लगातार विकृतशील दशा में डाल देता है, तब उसको ये पनिशमेंट मिलेगा। इसमें एक ग्रुप के बारे में बात की गई है कि जैसे हमने मॉब लिंचिंग की बात की थी, मॉब लिंचिंग को 103 में बताया गया था। अब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 103 में जाएगा, और अगर उसको घोर उपपत्ति कारित होती है तो फिर वो यहां पर आ जाएगा। ये दोनों इसमें नए प्रोविजन जोड़े गए हैं जो कि पहले आईपीसी में नहीं थे। अब नेक्स्ट सेक्शन है 152, ये भी पहले आईपीसी में नहीं थी। सारी सेक्शन मतलब हमारी वीडियो ही इस टॉपिक पर है जो नई सेक्शन से जोड़ी गई है। 152 में है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा में डालने वाले कार्य। सेक्शन 152 में ये काफी डिटेल में इसको बताया गया है, आपको ये पता होना चाहिए और इसके पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। जो भी नई सेक्शंस हैं, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के उससे अगर हम देखते हैं तो आपकी ये सारे के सारे जो सेक्शन पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। जो नई सेक्शन है स्पेशली उन पर बहुत अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। देखिए एक सेक्शन है सेक्शन 197, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान। प्रख्यान मतलब कोई भी लेक्चर स्पीच वगैरह होती है वो सारी इसी में आती है कि अगर कोई स्पीच देता है, कोई भाषण देता है या कोई लांछन लगाता है जो कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो सेक्शन 197 में आएगा। इसके अलावा एक और सेक्शन जोड़ी गई है जो सेक्शन 226 है। वो क्या कहती है कि विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। देखिए अटेम्प्ट टू सुसाइड को हटा दिया गया, लेकिन अगर कोई किसी को मजबूर करता है कि अगर तुमने ये कोई एक्ट नहीं किया तो हम सुसाइड कर लेंगे, ठीक है, या उसको वो जो उसकी ड्यूटी नहीं है वो काम करने या ना करने के लिए उसको मजबूर करता है, ऐसी अगर परिस्थितियां बनती हैं तो वो सेक्शन 226 के अंतर्गत जो है वो दंडनीय होगा। एक नया और अपराध है झपटमारी का, ठीक है, जिसको स्नेचिंग बोला जाता है। पहले ये चोरी की ही कैटेगरी में रखा जाता है, चोरी के ही इसमें सेक्शंस लगती थी, लेकिन अब झपटमारी को एक अलग क्राइम इन्होंने बीएनएस में जो है डिफाइन कर दिया गया है। पहले ये आईपीसी में नहीं था, झपटमारी नाम का कोई क्राइम नहीं था। अब बीएनएस में एक झपटमारी का नया क्राइम आया है जो कि सेक्शन 304 में है, ठीक है। अगर कोई छीन कर कोई भाग जाता है, बलपूर्वक इस्तेमाल करता है, वो सारी चीजें, इसमें जो पनिशमेंट है वो 3 वर्ष तक का है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 305, ठीक है, निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी अगर कोई करता है तो वो ये सेक्शन है, इसमें कई प्रोविजन है वो आप देख सकते हैं। एक सेक्शन है 324। अब रिष्टी आपने आईपीसी में 425 में पढ़ा होगा आईपीसी में, और उसके कुछ प्रोविजन थे। यहां पर जो ये है पॉइंट 3, ठीक है, ये पहले आईपीसी में नहीं था, ये इन्होंने अब इसको नया ऐड किया है रिष्टी में 324 में। इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये सारी सेक्शन थी जो कि नई थी। आप बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगे। अगर आप चाहते हैं कि जैसे संगठित अपराध या छोटे संगठित अपराध या जितनी भी ये सेक्शन है इन पर हम डिटेल वीडियो बनाएं
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।